सब मिलकर वाजपेयी जी को हटाना चाहते हैं, जो भी मर्जी कर सकता है, लेकिन देश का जनता इसको नहीं क्षमा करेंगे। ये झूठा बात कहता है, पार्लियामेंट को मिसलीड करता है। डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट। 12 अगस्त 1990 दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से पश्चिम बंगाल में एक फोन लगाया जाता है। फोन करने वाले थे राजीव गांधी के निजी सचिव विसेंट जॉर्ज और दूसरी तरफ थी बंगाल की एक उभरती हुई महिला नेता जो इन दिनों वामपंथी सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही थी। जैसे ही फोन उठा, विंसेंट जॉर्ज ने बिना वक्त गवाए कहा, वे लोग आपकी हत्या करने का प्लान बना रहे हैं, आप तुरंत दिल्ली आ जाइए। उस दौर में पश्चिम बंगाल की राजनीति सिर्फ भाषणों और चुनावों तक सीमित नहीं थी। सड़क पर उतरना मतलब सीधा टकराव। जिस महिला को ये चेतावनी दी जा रही थी वो इन दिनों सीपीएम सरकार के खिलाफ सबसे आक्रामक चेहरों में से एक बन चुकी थी। अगले ही दिन सफेद सूती साड़ी और पैरों में साधारण हवाई चप्पल पहनने वाली वो महिला दिल्ली पहुंच गई। वहां उनकी मुलाकात खुद राजीव गांधी से हुई। राजीव गांधी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हालात बहुत खराब है, तुम अभी कोलकाता मत जाओ, वे लोग तुम्हें मार सकते हैं। लेकिन उस महिला ने बिना डरे जवाब दिया, मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे वापस जाना ही होगा। और फिर 16 अगस्त 1990 का दिन आ गया। उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु की सरकार ने बस और ट्राम के किराए बढ़ा दिए थे। इसके विरोध में कांग्रेस ने बंगाल बंद का ऐलान किया। कोलकाता के हजरा मोड़ इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता का बड़ा मार्च निकाला जा रहा था। सबसे आगे वही महिला चल रही थी। भीड़ नारे लगा रही थी, लोग उनके पीछे पीछे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। अचानक भवानीपुर की तरफ से लाल झंडों से भरी एक भीड़ आती दिखाई दी। दूसरी तरफ से भी वैसा ही एक और जत्था बढ़ता नजर आया। कुछ लोगों के हाथों में सीपीएम के झंडे थे, कुछ के हाथ खाली थे और उनके पीछे पुलिस वाले खड़े थे। माहौल में तनाव साफ महसूस होने लगा था। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका रणभूमि बन गया। दोनों तरफ से धक्का मुक्की शुरू हो गई। तभी भीड़ में मौजूद कुछ महिलाओं की आवाज गूंजी, ओके मेरे दे, यानी उस औरत को मार दो। अगले ही पल भीड़ का एक हिस्सा सीधे उस महिला की तरफ टूट पड़ा। उसमें एक आदमी था जिसका नाम था लालू आलम। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी और कमर में तमंचा खोसा हुआ था। मौके पर मौजूद फोटो जर्नलिस्ट पार्थ सेन गुप्ता ने अपने कैमरे में जो तस्वीर कैद की वो अगले दिन पूरे देश के अखबारों में छपी। पहले फ्रेम में लालू आलम रॉड उठाते हुए दिखाई दिया, दूसरे फ्रेम में वही रॉड पूरी ताकत से उस महिला के सर पर पड़ती नजर आई। महिला ने अपने सिर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वार इतना जोरदार था कि वो लड़खड़ा गई। उनकी सफेद साड़ी सिर से बहते खून से लाल होने लगी। वो सड़क पर गिर पड़ी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे और सड़क पर खून फैला हुआ था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सिर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन होश में आने के बाद उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि खून से लथपथ सड़क पर पड़ी वो महिला एक दिन 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और पूरा बंगाल उन्हें एक नाम से जानने लगेगा, दीदी। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिनके पास ना तो कोई बड़ा नाम था और ना ही सत्ता तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट, लेकिन जिद ऐसी कि उन्होंने सड़कों से उठकर पश्चिम बंगाल में राजनीति की नई कहानी लिख दी। वो देश की पहली महिला रेल मंत्री बनी और फिर पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बन गई। मगर कैसे, आज जानेंगे ममता दीदी की पूरी कहानी। साल 1955 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका पालन पोषण कलकत्ता के कालीघाट इलाके में गंगा नहर के पास मौजूद एक छोटे से घर में हुआ। उस बच्ची का नाम था ममता बनर्जी। और ऐसे दौर में वो बड़ी हो रही थी जब बंगाल में कम्युनिज्म तेजी से फैल रहा था। जगह जगह मजदूर आंदोलन, छात्र राजनीति और वामपंथी विचारधारा का असर बढ़ता जा रहा था। लेकिन ममता का परिवार शुरू से कांग्रेस का समर्थक था। उनके पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी खुद कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसलिए बचपन से ही घर का माहौल राजनीति से भरा हुआ था। लेकिन जब ममता सिर्फ 17 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई।
घर चलाने की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। कहा जाता है कि उस दौर में ममता सुबह 3:30 बजे उठकर घर का काम करती, अपने भाई बहनों और मां के लिए खाना बनाती और फिर कॉलेज चली जाती। इसी दौरान उन्होंने कलकत्ता के जोग माया देवी कॉलेज में पढ़ाई करते हुए छात्र राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद से जुड़ गए। कॉलेज कैंपस से लेकर सड़कों तक वो खुलकर वामपंथी संगठनों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। धीरे धीरे उनकी पहचान एक आक्रामक और निडर छात्र नेता के रूप में बनने लगी, जो आगे चलकर बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनने वाली थी। इसी बीच आता है साल 1975, जब इंदिरा गांधी सरकार देश में इमरजेंसी लगा देती है। उस वक्त पूरे देश की राजनीति ही दो धड़े में चल रही थी। एक धड़ा जो आपातकाल के साथ था, इंदिरा गांधी की नीतियों के साथ खड़ा था, और दूसरा धड़ा आपातकाल के खिलाफ था। जाहिर है कि इमरजेंसी के साथ तो कांग्रेस पार्टी और उसके घटक दल खड़े थे, जिसमें पश्चिम बंगाल की युवा नेता ममता बनर्जी भी शामिल थी, जबकि खिलाफ खड़े लोगों को एक चेहरा मिला था, जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी उस समय इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ देश भर में आंदोलन खड़ा करने में जुटे हुए थे। जगह जगह सभाएं हो रही थी, रैलियां निकाली जा रही थी और लाखों लोग उन्हें सुनने पहुंच रहे थे। इसी दौरान 25 अगस्त 1975 को जयप्रकाश नारायण कोलकाता पहुंचे। उन्हें वहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन पश्चिम बंगाल की कांग्रेस सरकार पहले ही तय कर चुकी थी कि जेपी का बंगाल दौरा आसान नहीं होने दिया जाएगा। जैसे उनका काफिला कोलकाता की सड़कों पर आगे बढ़ने लगा, रास्ते में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए। हर तरफ नारेबाजी हो रही थी। कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद अचानक जेपी की नजर सड़क के बीच खड़ी एक युवा महिला पर पड़ी, जो थी ममता बनर्जी। सफेद साड़ी पहने ममता गुस्से से जेपी के काफिलों को देख रही थी। उम्र मुश्किल से 20 से 21 साल रही, लेकिन तेवर किसी बड़े नेता जैसे। जैसे ही जेपी की एम्बेसडर कार करीब आई, ममता और उनके साथ मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोकने की कोशिश की और ममता अचानक सड़क पर ही लेट गई, ठीक जयप्रकाश नारायण की कार के साथ। पूरा काफिला रुक गया। कुछ देर तक गाड़ियां वहीं रुकी रहीं और कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार नारे लगाते रहे, लेकिन कुछ ही पलों बाद ममता सड़क से उठी और सीधे जेपी की कार के बोनेट पर चढ़ गईं। फिर वहीं खड़े होकर उन्होंने इंदिरा गांधी और कांग्रेस के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कहा जाता है कि उस दिन ममता दीदी ने विजय नृत्य भी किया और कार के अंदर बैठे जयप्रकाश नारायण चुपचाप ये सब देखते रहे। उस दिन की तस्वीर और खबरें जल्द ही दिल्ली पहुंच गई, लेकिन उनके नाम का डंका बजने वाला था कुछ दिन बाद। दरअसल मार्च 1977 में देश से इमरजेंसी खत्म हुई और फिर चुनाव करवाए गए। इस बार जनता का गुस्सा कांग्रेस पर भारी पड़ा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बनी जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। इधर पश्चिम बंगाल में भी बड़ा बदलाव हो चुका था। विधानसभा चुनाव में सीपीएम के ज्योति बसु मुख्यमंत्री बन गए थे और कांग्रेस राज्य में कमजोर पड़ने लगी थी। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कोलकाता दौरे का फैसला किया। जैसे ही यह खबर छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं तक पहुंची, कांग्रेस समर्थक छात्रों ने तय कर लिया कि वो प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाकर विरोध करेंगे। लेकिन पुलिस पहले से सतर्क थी। वो 2 साल पहले जयप्रकाश नारायण के काफिले के सामने हुए हंगामे को भूली नहीं थी। इसलिए इस बार पुलिस ने कांग्रेस और छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं को पहले ही चिन्हित कर रखा था। जगह जगह बैरिकेडिंग थी और हर संदिग्ध चेहरे पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन पुलिस से एक बड़ी चूक हो गई। वो ममता बनर्जी का नाम तो जानती थी, लेकिन उनका चेहरा अब तक ठीक से पहचान नहीं पाई थी। ममता ने इसी बात का फायदा उठाया और वो भीड़ के बीच बिल्कुल आम कार्यकर्ता की तरह आगे बढ़ती रही। पुलिस की नजरों से बचते हुए वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री के काफिले के करीब पहुंच गई और फिर अचानक जब मोरारजी देसाई की गाड़ी उनके सामने आई, ममता ने जेब से काला झंडा निकाला और सीधे प्रधानमंत्री की कार के सामने लहराना शुरू कर दिया। कुछ पल के लिए पूरा माहौल सन्न रह गया। पुलिस हरकत में आई, लेकिन तब तक ममता अपना विरोध दर्ज करा चुकी थी। इस घटना ने कांग्रेस के बड़े नेताओं का ध्यान एक बार फिर उनकी तरफ खींच लिया और इसी साल ममता बनर्जी को छात्र परिषद की वर्किंग कमेटी में शामिल कर लिया गया। फिर धीरे धीरे पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। 1979 में वे वेस्ट बंगाल कांग्रेस का महासचिव बना दी गईं और इसके बाद उन्होंने ट्रेड यूनियंस और महिला संगठन में भी जिम्मेदारी संभाली और फिर कुछ ही सालों बाद ममता बनर्जी को वो मौका मिला जिसने उन्हें पूरे देश में जायंट किलर के नाम से मशहूर कर दिया। साल 1984 में देश में लोकसभा चुनाव का माहौल था।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा देश कांग्रेस की तरफ सहानुभूति दिखा रहा था और कांग्रेस हर हाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक सीट ऐसी थी जिसने कांग्रेस नेताओं की चिंता बढ़ा दी थी, जादवपुर लोकसभा सीट। ये सीट लंबे समय से सीपीएम का गढ़ मानी जाती थी। वहां से लगातार जीत रहे थे पार्टी के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी। उनका नाम इतना बड़ा था कि कांग्रेस के कई नेता वहां से चुनाव लड़ने से बच रहे थे। उस समय पश्चिम बंगाल कांग्रेस की कमान प्रणब मुखर्जी के हाथों में थी, जिन्होंने सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज नेता के सामने युवा नेता ममता बनर्जी को मैदान में उतार दिया। दरअसल ममता को टिकट देने के पीछे भी कांग्रेस की अपनी राजनीति थी। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना था कि अगर ममता जैसी युवा लड़की सोमनाथ चटर्जी को हरा देती है तो सीपीएम के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। अगर वो हार भी जाती है तो कांग्रेस कह सकेगी कि देखो सीपीएम एक युवा लड़की को हराकर खुश हो रहा है। यानी दोनों ही हालत में कांग्रेस को ज्यादा नुकसान नहीं था। इसलिए ममता बनर्जी को जादवपुर सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया है। उसके बाद ममता ने जिस तरह चुनाव प्रचार किया, उसने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। सफेद साड़ी और पैरों में साधारण रबर की चप्पल पहनकर वो घर घर जाकर वोट मांगती थीं। बड़ी बड़ी गाड़ियों और भारी सिक्योरिटी के बीच राजनीति करने वाले नेताओं से बिल्कुल अलग ममता सीधे लोगों के बीच बैठ जाती, उनसे बात करती, उनका हाल पूछती। दूसरी तरफ सोमनाथ चटर्जी इस चुनाव को बहुत हल्के में ले रहे थे। ममता ने इसी चीज को अपने प्रचार का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो लोगों से कहती, सोमनाथ मेरे मामा जैसे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी जीते। उनकी ये लाइन लोगों के बीच तेजी से फैलने लगी। फिर चुनाव के नतीजे आए और पूरे बंगाल की राजनीति हिल गई। ममता बनर्जी ने करीब 20,000 वोटों के अंतर से सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया। उस समय वो देश की सबसे युवा सांसदों में से एक बन गई। इस जीत ने ममता बनर्जी को सीधे राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचा दिया। लेकिन इस जीत के साथ ममता बनर्जी को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन भी मिल गया, सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। आने वाले सालों में यही लड़ाई बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी जंग बनने वाली थी। हालांकि 1989 के लोकसभा चुनाव में ममता अपनी जादवपुर सीट बचा नहीं पाई और सीपीएम की मालिनी भट्टाचार्य से हार गई। लेकिन हार के बाद वो रुकी नहीं। वो लगातार कांग्रेस के लिए काम करती रही और राजीव गांधी के संपर्क में बनी रही। फिर आया साल 1990 और ममता पर वो हमला हुआ जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। इस हमले के बाद ममता बनर्जी और भी आक्रामक हो गई। उन्होंने सीपीएम के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज कर दिया। फिर आया साल 1991 जब उन्होंने साउथ कोलकाता लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और करीब 93,000 वोटों से सीपीएम उम्मीदवार को हरा दिया। इसके बाद 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 तक वो लगातार इस सीट से जीत गए। 1991 में जीत के बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें अपनी सरकार में जगह दी। ममता को खेल, युवा मामले, महिला एवं बाल विकास जैसे मंत्रालयों में राज्य मंत्री बना दिया। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद भी उनका असली निशाना बंगाल की सीपीएम सरकार थी। धीरे धीरे उन्होंने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि बंगाल कांग्रेस सीपीएम के खिलाफ मजबूती से लड़ने के बजाय कई बार नाजुक रवैया अपनाती। दरअसल कांग्रेस के अंदर एक बड़ा धड़ा ऐसा था जो वामपंथियों से सीधा टकराव नहीं चाहता। लेकिन ममता के लिए सीपीएम के खिलाफ लड़ाई ब्लैक एंड व्हाइट। वो किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहती थी। उनके बयानों से पार्टी नेतृत्व असहज होने लगा और आखिरकार 1993 में उसने मंत्रालयों की जिम्मेवारी वापस ले ली। इसके बाद ममता और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। 1996 के चुनाव में भी वो जीत गईं, लेकिन पार्टी के अंदर उनका गुस्सा खुलकर सामने आने लगा। उन्हें लगने लगा था कि कांग्रेस की पुरानी लीडरशिप की वजह से ही बंगाल में सीपीएम लगातार मजबूत बनी हुई है। फिर 9 अगस्त 1997 को कोलकाता के ब्रिज ग्राउंड में ममता बनर्जी ने एक बड़ी रैली की। मन से उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि अब उनका कांग्रेस में रहना मुश्किल है। इसके बाद दिल्ली में कई दौर की बैठकों के बावजूद बात नहीं बनी और आखिरकार 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने अजय पांड्या के घर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। उसी दिन कांग्रेस ने ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। लेकिन शायद कांग्रेस को उस समय अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को वो पार्टी से बाहर कर रहे हैं वही आगे चलकर बंगाल से 34 साल पुरानी सीपीएम
सरकार को खत्म कर देगी। तृणमूल कांग्रेस के सामने पहला बड़ा इम्तिहान था 1998 का लोकसभा चुनाव। पार्टी नई थी, संगठन छोटा था, लेकिन ममता बनर्जी की आक्रामक राजनीति ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया था। चुनाव हुए और तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 7 लोकसभा सीटें जीत ली। अगले ही साल 1999 में चुनाव में पार्टी ने 8 सीटें जीतकर साफ कर दिया कि बंगाल में अब कांग्रेस और सीपीएम के बीच एक तीसरी ताकत भी खड़ी हो चुकी है। इस दौरान ममता बनर्जी ने एनडीए को समर्थन दिया और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बनी। ये मंत्रालय ममता के लिए बेहद अहम था, क्योंकि इसके जरिए वो सीधे बंगाल के लोगों तक अपनी पकड़ मजबूत कर सकती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि केंद्र सरकार बंगाल के साथ भेदभाव करती है, इसलिए रेल बजट में उन्होंने बंगाल के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की। लेकिन ममता का स्वभाव शुरू से टकराव वाला था। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ भी खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी थी। एक बार रेल बजट को लेकर उन्होंने संसद के अंदर तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान की तरफ शॉल का गोला फेंक दिया था। वहीं महिला आरक्षण बिल के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद दारोगा प्रसाद सरोज से उनकी तीखी बहस भी चर्चा में रही। यहाँ हम आपको संसद की कुछ मजेदार क्लिप्स दिखाना चाहेंगे, जिसमें लालू यादव और ममता बनर्जी के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई थी। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, दीदी और लालू जी की ये बहस देखकर अटल जी भी लोटपोट हो गए थे। ये बात सच नहीं है कि हमारा पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने चाहते हैं। जो बात प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्टी को पहले से कहा है, हम लोगों ने आभारी है प्राइम मिनिस्टर को। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। खैर, कहानी पर वापस आए तो दूसरी तरफ बंगाल में राजनीतिक जमीन तेजी से बदल रही थी। 2000 आते आते ज्योति बसु की पकड़ कमजोर पड़ने लगी और सीपीएम के अंदर भी बदलाव शुरू हो गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी अब बुद्धदेव भट्टाचार्य के हाथ में आ चुकी थी। ममता समझ गई थी कि अगर उन्हें बंगाल की सत्ता तक पहुंचना है तो सीपीएम के खिलाफ लड़ाई को और बड़ा बनाना होगा। इसी बीच 2001 में पश्चिम बंगाल के छोटा अंगड़ाइया इलाके में हिंसा हुई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के 11 समर्थकों की मौत हो गई। ममता ने सीधे सीपीएम पर आरोप लगाया और बुद्धदेव सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी। वो दिल्ली पहुंची और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने गई। कहा जाता है कि मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने झोले से हड्डियां और खोपड़ी निकालकर टेबल पर रख दी, ताकि बंगाल के हिंसा को गंभीरता से लिया जा सके। वाजपेयी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। बाद में मामला गृह मंत्रालय को भेजा गया और सीबीआई की जांच के आदेश हुए, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। ममता इससे बेहद नाराज हुई। उन्हें लगा कि एनडीए भी बंगाल में सीपीएम के खिलाफ उतना आक्रामक नहीं है जितना वो चाहती हैं। तहलका स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जिसमें रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ममता ने नैतिक आधार का हवाला देते हुए एनडीए से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद 2001 में बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और तृणमूल साथ आए। गठबंधन को 89 सीटें मिली, जिनमें 60 अकेले तृणमूल कांग्रेस की थीं। सीपीएम सत्ता में तो बनी रही, लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि बंगाल में उसके सामने खतरनाक चुनौती खड़ी हो चुकी है। हालांकि कुछ समय बाद ममता फिर एनडीए के साथ चली गई और उन्हें कोयला मंत्रालय मिला, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह सिमट गई और पार्टी के सिर्फ 2 सांसद ही जीत पाए, जिनमें एक खुद ममता बनर्जी थी। अब ममता के पास गंवाने को कुछ नहीं था। उन्होंने साल 2009 तक कायदे से बंगाल में ही काम करना था, ताकि पार्टी को खोई साख वापस मिल सके। लेकिन साल 2006 में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पिछले चुनाव में 60 सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार सिर्फ 30 सीटों पर सिमट गई। ऐसा लगने लगा था कि ममता बनर्जी की राजनीति अब ढलान पर जा रही है। लेकिन तभी बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार का एक फैसला बंगाल की राजनीति बदल देता है। सरकार ने कोलकाता से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर सिंगूर में लगभग 997 एकड़ जमीन टाटा मोटर्स को दे दी, जहां रतन टाटा अपनी महत्वाकांक्षी टाटा नैनो कार फैक्ट्री लगाना चाहते थे। सरकार का कहना था कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कई किसान अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहीं से ममता बनर्जी ने आंदोलन शुरू किया। सिंगूर पहुंची, किसानों के बीच बैठी, धरने दिए और धीरे धीरे पूरा बंगाल इस मुद्दे पर गरमाने लगा। पुलिस बैरिकेडिंग कर रही थी, तृणमूल कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे थे और सीपीएम सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर 4 दिसंबर 2006 को ममता बनर्जी कोलकाता में आमरण अनशन पर बैठ गई। ये भूख हड़ताल 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 26 दिन तक चली। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे।
आखिरकार राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के फोन और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अपील के बाद 29 दिसंबर को उन्होंने अनशन खत्म किया, लेकिन तब तक सिंगूर पूरे देश का मुद्दा बन चुका था। अगले 2 साल तक विवाद चलता रहा और फिर 2008 में रतन टाटा ने ऐलान कर दिया कि नैनो प्लांट बंगाल से हटाकर गुजरात के सांदड़ में ले जाया जाएगा। ममता बनर्जी राजनीतिक लड़ाई जीत चुकी थी। इसके बाद नंदीग्राम हिंसा ने सीपीएम की छवि को और नुकसान पहुंचाया और 2009 के लोकसभा चुनाव में ममता ने मां माटी मानुष का नारा दिया। नतीजे आए तो वही तृणमूल कांग्रेस जो पिछली बार सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, इस बार 19 सीटों के साथ दिल्ली पहुंच चुकी थी। फिर आया 2010, तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव 62 सीटों के बड़े अंतर से जीत लिया। अब साफ दिखाई देने लगा था कि बंगाल की राजनीति बदल रही है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि एक पुरानी कसम पूरी करने का वक्त भी करीब आ रहा था। दरअसल साल 1992 में ममता बनर्जी पहली बार राइटर्स बिल्डिंग पहुंची थी। उस दौर में यह पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय हुआ करता था। ममता एक ऐसे सीपीएम कार्यकर्ता के खिलाफ प्रदर्शन करने गई थी जिस पर एक विकलांग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बिल्डिंग के अंदर घुसने ही नहीं दिया। उन्हें पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। उसी दिन गुस्से में ममता ने कसम खाई थी कि अब राइटर्स बिल्डिंग में तभी कदम रखूंगी जब इस राज्य की मुख्यमंत्री बनूंगी। फिर आया 13 मई 2011। रात के करीब 8 बजे पूरे बंगाल की टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, 34 साल पुरानी सीपीएम सरकार खत्म। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली थी। खुद मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जादवपुर सीट से चुनाव हार गए थे। बंगाल में पहली बार लोगों को लग रहा था कि वामपंथ का अजय अकेला आखिरकार ढह चुका है। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी ने सबसे पहले कालीघाट मंदिर जाकर माथा टेका। इसके बाद वो राजभवन पहुंची और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद वो राइटर्स बिल्डिंग तक पैदल गईं। वहीं राइटर्स बिल्डिंग जहां कभी उन्हें घुसने नहीं दिया गया था। लगभग 19 साल बाद उनकी वो कसम पूरी होती थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला बड़ा फैसला भी सीधे सिंगूर से जुड़ा था। ममता सरकार ने किसानों को करीब 400 एकड़ जमीन वापस लौटाने का ऐलान कर दिया और बाकी जमीन को लेकर ममता ने साफ कहा, अगर टाटा बाबू फैक्ट्री लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो उसका भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। और ये थी ममता बनर्जी यानी दीदी की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी, जिसके बाद वो लगातार 3 बार चुनाव जीतकर 15 सालों तक पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी रही। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव को वो हार गई और अब बंगाल में भाजपा की सरकार है। लेकिन आने वाले चुनाव में उनकी रणनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये कहानी आपको कैसी लगी और आखिर क्यों 2026 का चुनाव वो हार गईं, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।